हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 23 मई। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 23 मई 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है टेक्स्ट बुक ने। टेक्स्ट बुक पर दोस्तों आपको 520 प्लस एग्जाम का एक्सेस मिल जाता है अगर आप टेक्स्ट बुक पास परचेज करते हो तो। यहाँ पर आपको 38,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट मिल जाएंगे और 520 एग्जाम को कवरेज, मतलब आप इंडिया के सभी एग्जाम को कवर कर पाओगे इस टेक्स्ट बुक पास की मदद से। 13 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स मिल जाते हैं, अच्छा कंपटीशन मिलेगा आपको। आप अपना प्रीवियस ईयर का भी तैयार कर सकते हो और आने वाले एग्जाम्स के लिए भी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो टेक्स्ट बुक पास के लिए दोस्तों आपको यूज करना है कूपन कोड MJT10, तो आपको मिल जाएगा 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। अभी के लिए 360 में है, इसको आप ले सकते हैं जाकर टेक्स्ट बुक ऐप से, या फिर डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का भी लिंक दिया गया है, आप वहां से भी ले सकते हैं। अगर आप CUET की प्रिपरेशन कर रहे हो तो CUET के विद्यार्थियों के लिए दोस्तों तो बहुत ही सुनहरा मौका है। आप अगर इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन चाहते हो तो आप टेक्स्ट बुक पास ले सकते हो। ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट इसमें एनरोल कर चुके हैं, तो कूपन कोड में डालना MJT मत भूलिएगा 10% डिस्काउंट पाने के लिए। चलिए अब बात करते हैं कल के दिन के क्वेश्चन की, कहीं आप भूल न जाओ। क्विकली कर लेते हैं रिवीजन। 21 मई को अभी हाल ही में आतंकवाद विरोधी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस और विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस मनाया गया। पंजाब राज्य सरकार ने लोक मिलनी योजना शुरू की। गुजरात में दोस्तों न्यू डेवलपमेंट बैंक ने अपना पहला क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की है, गुजरात की गिफ्ट सिटी में। UAE T20 लीग में फ्रेंचाइजी हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है अडानी ग्रुप। अभी हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने दोस्तों दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है। कर्नाटक में सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है कि अब लौह अयस्कों का खनन और निर्यात किया जा सकता है। RBL बैंक ने UPI भुगतान के लिए अमेजन पे के साथ समझौता किया है, या कहें अमेजन पे ने RBL बैंक के साथ समझौता किया है। ज्ञानेश भारती दिल्ली के यूनिफाइड MCD के कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं। DGCA ने दोस्तों 3 सालों के बाद जेट एयरवेज को फिर से दोबारा से उड़ान भरने को मंजूरी दे दी है। वित्तीय वर्ष 2022 में भारत को दोस्तों 83.57 बिलियन डॉलर का FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्राप्त हुआ है। ये तो कल के दिन के टॉप 10 क्वेश्चन थे। आपने क्विकली किया रिवीजन बहुत जरूरी होता है। डेली आपको फॉलो करना है वीडियो को। रोजाना अगर आप देखने की हैबिट डालोगे तो आपका GK करंट अफेयर सब कुछ इंप्रूव होता जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के दिन की शानदार करंट अफेयर से। पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24 मई 2022 को क्वाड शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये दोस्तों आयोजित हुआ जापान में। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जापान की यात्रा पर गए हुए हैं इस समिट को अटेंड करने। जापान में ये होने वाला है क्वाड समिट। तो यहाँ पर दोस्तों क्योंकि क्वाड मतलब 4 होता है, 4 देशों का ये समिट होता है, क्वाड ग्रुप। अभी मैं आगे समझाऊंगा आपको पूरा। तो यहाँ पर PM मोदी जो कि भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हैं अमेरिका के जो बाइडेन, इसके अलावा अभी तत्कालीन प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलिया के, तत्कालीन मैं क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि वहां पर अब नए प्रधानमंत्री बनने वाले, और फूमियो किशिदा ये कि जापान की जो कि हैं प्राइम मिनिस्टर। तो इन चारों के बीच में ये समिट होगी, क्वाड समिट। क्वाड शिखर सम्मेलन दोस्तों ये टोक्यो में होगा 24 मई को, और इसमें बातचीत चलेगी कि कैसे चाइना वगैरह को काउंटर किया जाए। ये बेसिकली चाइना को काउंटर करने के लिए इन 4 देशों के बीच में मिल करके एक समिट बनाई गई। चाइना का आधिपत्य दोस्तों इस रीजन में, पैसिफिक ओशियन में और इंडियन ओशियन के पास में, खास करके इन देशों के बीच में इसका आधिपत्य बढ़ता जा रहा था, चाइना का डोमिनेंस बढ़ता जा रहा था। इसको कम करने के लिए ये देखिए 4 देशों का एक ग्रुप बना, क्वाड बना। ठीक है ना, क्वाड मतलब देखो क्वाड्रेचर नाम का, क्वाड्रेचर यानी कि एक 4 भुजाओं वाला एक ग्रुप भी बन रहा है। तो इंडिया है इसमें, जापान है, USA है और ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, अमूमन जो आप वर्ल्ड मैप देखते हो उसमें अमेरिका आपको इधर दिखता है, तो इसीलिए सोचते हो कैसे अमेरिका इधर आ गया, लेकिन जस्ट अगर आप थोड़ा सा घुमा करके देखोगे तो अमेरिका जापान के पास में ही है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से क्वाड्रेचर बन रहा है। ये जो है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है, और ये इंडिया, US, ऑस्ट्रेलिया, जापान के बीच में होता है चाइना को काउंटर करने के लिए। अच्छा, एक और क्वाड ग्रुप है जिसमें भारत शामिल है। कौन कौन सा है? वो आर्थिक सहयोग के लिए स्थापित किया गया है।
वो इंडिया, यूएई, इजराइल और अमेरिका के बीच में स्थापित किया गया है। ठीक है, इंडिया, यूएई, इजराइल और अमेरिका के बीच में, वो इकोनॉमिक के लिए है। अच्छा, अमेरिका एक और बनाया हुआ है। अमेरिका तीन तीन क्वाड ग्रुप में है। जो अमेरिका वाला है दोस्तों, उसमें पाकिस्तान भी है, अफगानिस्तान भी है, उज्बेकिस्तान भी है और अमेरिका है। तो उसमें इंडिया नहीं है। ठीक है, उसमें पाकिस्तान है। तो ये सभी चीजें हैं। क्वाड मतलब समझ लो 4 देशों का एक समूह। तो फिलहाल भारत वाला जो है वो चाइना को काउंटर करने के लिए बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के अब नए प्रधानमंत्री होंगे दोस्तों एंथनी अल्बनीज। एंथनी अल्बनीज ने स्कॉट मॉरिसन को हरा दिया है। अभी वहां पर आम चुनाव हुए और एंथनी अल्बनीज इससे पहले ये अपने आप को प्राइम मिनिस्टर घोषित करते, स्कॉट मॉरिसन खुद ही आकर के बोल दिए कि चलो ये चुनाव में मैं हार मानता हूं, आप जीत गए हो। फिलहाल एंथनी अल्बनीज ये हरा दिए हैं ऑस्ट्रेलिया के तत्कालीन, ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान पीएम स्कॉट मॉरिसन को। ऑस्ट्रेलियन लेबर पार्टी, ये इनकी पार्टी का नाम है। अच्छा, मैं एक पॉइंट नहीं बताया आपको, तत्कालीन मतलब क्या होता है। तत्कालीन मतलब कि उस टाइम के, जैसे मैं आपसे कहूं कि जब दोस्तों पोखरण परीक्षण हुआ था तो तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। यानी उस टाइम के 1998 के टाइम पर कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। तो तत्कालीन मतलब ये होता है। इसलिए मैंने आपको कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री गए हुए हैं, क्योंकि अभी आप देखोगे जब इसको आगे पढ़ोगे तो ऑस्ट्रेलिया के पीएम चेंज हो गए रहेंगे। ठीक है, तो आप स्कॉट मॉरिसन गए थे कि एंथनी अल्बनीज गए थे, ये बात में आप कंफ्यूज रहोगे क्योंकि 2022 में समिट हुआ है। तो आप याद रखना स्कॉट मॉरिसन गए थे। चलिए, फिलहाल ऑस्ट्रेलिया आया है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में वर्ल्ड मैप में देखना तो बनता है। तो देखिए वर्ल्ड मैप में दोस्तों ये है अपना प्यारा भारत। यहाँ से आप आएंगे नीचे की साइड में, ग्लोब को थोड़ा सा इधर कीजिए, नीचे की साइड में आएंगे तो ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, ये है ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल होती है कैनबरा। क्या होती है? कैनबरा होती है इसकी कैपिटल। इसकी बहुत सारे बड़ी बड़ी सिटीज है जो आप सुने होंगे, मेलबर्न, सिडनी, ब्रिस्बेन, ठीक है ना, पर्थ। तो यहाँ पर ये सब बड़ी सिटीज है, इसको आप याद रखिएगा, एडिलेड वगैरह। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या होती है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और यहाँ के पीएम नए बन गए हैं अब स्कॉट मॉरिसन की जगह पर एंथनी अल्बनीज। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने टेलीस्कोप से रहने योग्य ग्रहों की खोज के लिए योजना बनाई? तो दोस्तों अभी हाल ही में चाइना ने एक योजना बनाई है कि वो टेलीस्कोप से जाकर के खोजेगा, वो भी सौर मंडल के बाहर, सौर मंडल के बाहर जाकर के खोजेगा कि पृथ्वी की तरह ही कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं जहां पर रहने योग्य हैं, जहां पर रहा जा सकता है। ठीक है, तो ये इसकी खोज करने के लिए इसने एक टेलीस्कोप विकसित किया है और कहा है कि हम 32 प्रकाश वर्ष दूर जाएंगे और 32 प्रकाश वर्ष दूर जो पृथ्वी से जब जाएंगे तो वहां पर खोजेंगे कि क्या पृथ्वी के जैसा ही कोई और सौरमंडल के बाहर भी रहने योग्य ग्रह है जहां पर रहा जा सकता है। तो इसके लिए इसने एक योजना शुरू की है चेस नाम की, यानी क्लोज बाई हैबिटेबल एक्सप्लोनेट सर्वे। ये इसका होगा नया योजना, इस मिशन के तहत ये लॉन्च करेगा टेलीस्कोप अपना। ठीक है, अगला देखते हैं, हाल ही में कहां पर मैडम तुसाद संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? भारत में। तो भारत में मैडम तुसाद संग्रहालय दोस्तों नोएडा में स्थापित किया जा रहा है। नोएडा का एक मॉल है उसमें यह स्थापित किया गया जा रहा है, डीएलएफ मॉल। डीएलएफ मॉल बहुत ही जाना माना मॉल होता है दोस्तों इंडिया का। तो इसमें इसमें यह स्थापित किया जा रहा है मैडम तुसाद संग्रहालय। इसमें इंडिया के जो सेलिब्रिटीज होंगे उनकी मोम की प्रतिमाएं होंगी। ठीक है, मोम की प्रतिमाओं के लिए ही ये फेमस है मैडम तुसाद संग्रहालय। तो मैडम तुसाद संग्रहालय आप सुनते होंगे कि लंदन में है अभी, ठीक है ना, लंदन में है, लेकिन अब वो क्या कर रहा है, थोड़ा सा अपने आप को और ज्यादा प्रमोट करने के लिए एक प्रकार से समझ लो कि अपना फ्रेंचाइजी टाइप का यह स्थापित कर रहा है। और जो दुनिया भर के जो बड़े बड़े मॉल हैं वो अपने अपने देशों में मैडम तुसाद के ही तर्ज पर स्थापित करवा रहे हैं, जिससे मॉल में रीच बढ़े। ठीक है ना, तो जब मॉल में रीच बढ़ेगी लोगों आएंगे इसी बहाने, संग्रहालय के बहाने। ठीक है, तो इसी प्रकार डीएलएफ मॉल है इंडिया का जहां पर आएंगे ये लोग। तो मैडम तुसाद संग्रहालय यहाँ पर स्थापित होगा, एक कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। अब ऐसा नहीं है भारत में पहली बार स्थापित हो रहा है, इससे पहले 2017 में ही स्थापित हो चुका था कनॉट प्लेस दिल्ली में। लेकिन क्या हुआ, कोविड के दौरान दोस्तों काफी ज्यादा लॉस होने लगा क्योंकि वहां पर भी भाई देना होगा, तो इस वजह से इसको बंद कर दिया गया कोरोना के टाइम पर, महामारी के टाइम पर। फिलहाल के लिए अभी नोएडा में ये स्थापित किया जा रहा है। मैडम तुसाद जो है 200 साल पुराना ये
संग्रहालय है लंदन में जो स्थित है 1835, उसी की एक सब यूनिट यहाँ स्थापित की जा रही है। ये मोम की बनाई गई प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध है, ये पॉइंट याद रखिएगा। अगला, भारत सरकार ने कितनी धनराशि के नगद जमा या निकासी पर पैन कार्ड और आधार कार्ड अनिवार्य किया? तो भारत सरकार ने दोस्तों एक एडवाइजरी जारी करते हुए ये कहा कि अब से 20 लाख से ऊपर अगर आप नगद निकासी या नगद जमा करते हो तब आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड भी देना होगा। पैन कार्ड और आधार कार्ड की डिटेल्स देना मस्ट होगा, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है अगर एक दिन में 50,000 से ज़्यादा बैंक में जमा करते हो तब भी पैन कार्ड की डिटेल्स उसमें देनी होगी। हालांकि ये नियम तो पहले से ही था, ये 20 लाख वाला अभी 26 मई के बाद लागू होगा, ये नया रूल है, ठीक है। पैन कार्ड और आधार। अच्छा, पैन मतलब क्या होता है? पैन का फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, तो परमानेंट अकाउंट नंबर भी दिया जाएगा। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, एक बुक आई थी अभी, द मेकिंग ऑफ आधार, आधार कार्ड से ही रिलेटेड है। द मेकिंग ऑफ आधार पुस्तक लिखा है राम सेवक शर्मा जी ने, क्योंकि जो आधार कार्ड जब बनाया जा रहा था ना, डिजाइन किया जा रहा था, तो उसके बनाने वालों में जो जो थिंक टैंक थे उनमें ये शामिल थे, राम सेवक शर्मा जी, तो कहें संस्थापकों में से एक थे। अगला, हाल ही में किस स्टार्टअप ने अमेजन संभव एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज पुरस्कार 2022 जीता? तो अभी हाल ही में जीनियस एनर्जी ने जीता है अमेजन संभव एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज पुरस्कार 2022। अभी अमेजन संभव समिट हुई आयोजित, उसमें अमेजन संभव अवार्ड्स दिए गए और इन अवार्ड्स में जीनियस एनर्जी क्रिटिकल इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड को मिला है ये अवार्ड। क्यों मिला है? ये दोस्तों स्टीम को रिसाइकिल करके, जो भाप होती है उसको रिसाइकिल करके बॉयलर्स में ऊर्जा को स्टोर करने की टेक्नोलॉजी विकसित किया हुआ है, इस वजह से इसे मिल रहा है अवार्ड। तो इसके संस्थापक हैं दोस्तों सुभाष ओला, ये एक स्टार्टअप है, राजस्थान बेस्ड स्टार्टअप है। तो सुभाष ओला जी इसके फाउंडर हैं। इनको इनके इस स्टार्टअप को बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है भारत भर के लगभग 2000 के लगभग में स्टार्टअप से, जिनमें ये चुने गए, ठीक है। अगला, भारतीय पुरुष कंपाउंड टीम ने तीरंदाजी विश्व कप में कौन सा मेडल जीता? तो तीरंदाजी विश्व कप 2022 अभी आयोजित हो रहा है, इसमें भारतीय पुरुष कंपाउंड टीम ने दोस्तों गोल्ड मेडल जीता है। भारतीय पुरुष कंपाउंड टीम की ये फोटो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, पुष्पा वाली, ठीक है। पुष्पा स्टाइल में इन्होंने जीतने के बाद इन तीनों ने सेलिब्रेट भी किया। तो गोल्ड मेडल जीत लिया है भारतीय पुरुष कंपाउंड टीम ने। ग्वांगजू दक्षिण कोरिया में ये आयोजित हुआ था तीरंदाजी का विश्व कप 2022। इसमें अभिषेक वर्मा, अमन सैनी और रजत चौहान, इन तीनों की जोड़ी ने एंड्रियन गॉन्टियर, जीन फिलिप और कैंटीन बरार को हरा दिया। वहीं अगर भारतीय महिला कंपाउंड टीम की बात करें तो अवनीत कौर, मुस्कान किरार और प्रिया गुर्जर, इन तीनों की जोड़ी ने कांस्य पदक जीता, यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ है। क्लियर? अच्छा, कल एक लड़का कमेंट कर रहा था और उसके बाद भी इसके 1-2 दिन पहले भी एक बार एक कमेंट आया था कि जो डीप ओलंपिक हुआ था उसमें 17 मेडल आए हुए हैं। तो नहीं दोस्त, 17 नहीं आए हैं, 16 ही मेडल आए हैं। आप जहाँ से भी पढ़े हो, गलत इन्फॉर्मेशन आपको मिली है, करेक्ट कर लो। मैंने हालांकि कल ओलंपिक वाली वेबसाइट का लिंक भी एक को कमेंट करके भेजा था, रिप्लाई करके। 16 मेडल हैं डीप ओलंपिक में, जिनमें से 8 गोल्ड हैं, 1 सिल्वर हैं और 7 हैं ब्रॉन्ज मेडल। देखो होता क्या है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि गलतियां तो हो जाती हैं सबसे, लेकिन दिक्कत ये होती है जब आप कमेंट करते हो और कॉन्फिडेंस के साथ कहते हो कि आप करेक्ट कर लो, तो आपके कमेंट को पढ़ करके जो बाकी लोग होते हैं ना, वो लोग सस्पेंस में आ जाते हैं, क्या वाकई में 17 मेडल थे या 16 मेडल थे, या इन्फॉर्मेशन गलत दी गई है कि नहीं। तो आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन को इस तरीके से पूछा करो कि जैसे कि मेरा ये डाउट है, मुझे लगता है कि ये इतना होना चाहिए, या फिर मैंने यहाँ पर ये पढ़ा हुआ है। तो ऐसा अगर करोगे तो बाकी जो स्टूडेंट होंगे वो कंफ्यूज नहीं होंगे। ये मतलब एक रिक्वेस्ट टाइप की है मेरी, कोई मतलब ऐसा नहीं है। बाकी तो आप स्वतंत्र हैं कमेंट करने के लिए। फिलहाल करंट अफेयर की ई बुक है, इसे आप ले सकते हैं। ब्रह्मास्त्र है 2021 की, पूरी जनवरी से दिसंबर की, और हर महीने की तो मंथली आती ही है। यूपी स्पेशल की भी करंट अफेयर ई बुक आई है, इसको भी आप ले सकते हो। अगला देख लेते हैं, थोड़ा सा जल्दी में हम लोग कवर करते हैं इसको। टेस्ट क्रिकेट में 5000 रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी क्रिकेटर कौन बने? तो टेस्ट क्रिकेटर में दोस्तों, टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहली बार ऐसा बांग्लादेश का कोई खिलाड़ी आया है जिसने 5000 रन कंप्लीट किए। नाम है मुशफिकुर रहीम। मुशफिकुर रहीम 22 साल का इनका क्रिकेट का कैरियर हो चुका है, 22 साल का, और 22 साल के क्रिकेट के कैरियर में इन्होंने अब जाकर के 5000 रन पूरे किए हुए हैं।
सोचो 22 साल का क्रिकेट ये खेले, लेकिन अब जाकर के 5000 रन कंप्लीट किए। अब आपको इंडिया का अंदाजा लग जाएगा कि इंडिया कितना ज़्यादा आगे है क्रिकेट में। मुशफिकुर रहीम दोस्तों फिलहाल 22 साल पहले पहला टेस्ट मैच अपना खेले थे और ये दुनिया के 99वें क्रिकेटर बन गए हैं 5000 रन टेस्ट रन बनाने वाले। टेस्ट क्रिकेट में दुनिया के सबसे ज्यादा रन किसने बनाए हैं? सचिन तेंदुलकर। क्रिकेट का भगवान कहा जाता है इनको, ऐसे ही नहीं। 15,921 रन बनाए हैं, यानी 16,000 रन में सिर्फ लगभग 79 रन कम। और तो और 200 टेस्ट मैच इन्होंने खेल रखे हैं। 51 टेस्ट क्रिकेट में शतक लगा चुके हैं। 51 टेस्ट शतक है इनके नाम, सचिन तेंदुलकर। ठीक है, तो ये चीजें भी आप याद रखेंगे। अगला, विश्व मेट्रोलॉजी या मापकी दिवस कब मनाया जाता है? देखो, एक इंपॉर्टेंट चीज है, एक होता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे, एक होता है वर्ल्ड मेट्रियोलॉजिकल डे। तो जो विश्व मौसम विज्ञान दिवस होता है मेट्रियोलॉजिकल डे, वो मनाया जाता है 23 मार्च को, लेकिन ये है विश्व मेट्रोलॉजी यानी मापकी दिवस। तो जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे है वो मनाया जाता है 20 मई को। तो दोनों दिवस आप याद रखेंगे, दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो मेट्रोलॉजी है ये बेसिकली जो भी मीटर होते हैं, जो भी मीटर आप समझ लो, किसी भी चीज को मापने का जो मीटर होता है, सिस्टम होता है, उन सभी प्रकार के मीटर के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के बारे में बताने के लिए ये दिवस मनाया जाता है 20 मई को। ठीक है, जो भी मेजरमेंट होता है उसके लिए। जबकि जो मौसम विज्ञान वाला दिवस होता है वर्ल्ड मेट्रियोलॉजिकल डे, ये 23 मार्च को मनाया जाता है मौसम विज्ञान के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए। फिलहाल हम लोग मेट्रोलॉजी दिवस के बारे में आ जाते हैं। तो ये माप के विज्ञान मेट्रोलॉजी, इसके अनुप्रयोग के बारे में मनाया जाता है 20 मई 1875 को मीटर कन्वेंशन हुआ था, उसी की याद में, उसी के वर्षगांठ के रूप में ये मनाया जाता है। ठीक है, इस बार की थीम है मेट्रोलॉजी इन द डिजिटल एज। क्या है? मेट्रोलॉजी इन द डिजिटल एज। आजकल जो भी मीटर है सब डिजिटल मीटर यूज हो रहे हैं। अगला, ये दिवस है कुछ मई महीने की, कल मैंने रिवीजन करवाया था, तो आज आप थोड़ा सा इसको पास करके भी रिवाइज कर सकते हैं, आज मैं रिवीजन नहीं कराऊंगा। अगला, बंगाल की खाड़ी में भारत और बांग्लादेश के बीच कॉर्पेट सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? तो बंगाल की खाड़ी में दोस्तों इंडिया और अभी बांग्लादेश के बीच में कॉर्पेट बोले तो कोऑर्डिनेशन पेट्रोलिंग, ये सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ, चौथा इसका संस्करण था। तो कोऑर्डिनेशन पेट्रोलिंग में 2 भारतीय पोत गए हुए थे और 2 बांग्लादेशी पोत थे। तो 22 और 23 मई को ये आयोजित हुआ है। कोऑर्डिनेशन पेट्रोलिंग दोस्तों कोई जरूरी नहीं है एक ही देश के बीच में हो, ये एक पेट्रोलिंग टाइप का, एक गश्ती टाइप का एक अभ्यास होता है और ये बहुत सारे देशों के बीच में होता रहता है। तो कभी आपको भारत इंडोनेशिया दिखेगा, भारत फिलीपींस दिखेगा, भारत बांग्लादेश दिखेगा, भारत श्रीलंका दिखेगा, भारत मालदीव दिखेगा। ठीक है, तो ये एक पेट्रोलिंग टाइप का अभ्यास होता है। तो इसको बहुत ज़्यादा नहीं याद रखते हैं, इसमें संस्करण पूछा जा सकता है और ये कभी नहीं पूछा जाएगा कि ये किस देश के बीच में होता है। ठीक है, इस प्रकार का जब अभ्यास पूछा जाएगा, या तो पूछा जाएगा कि कहाँ पर हुआ, या तो पूछा जाएगा कौन सा संस्करण था। 2 चीजें आपको याद रखनी। और बहुत ज्यादा अगर डिटेल में पूछेगा, थोड़ा सा बड़े लेवल का एग्जाम है, तो ये पूछ लेगा कि कौन सा युद्धपोत शामिल हुआ था। मैंने आपको सारी डिटेल्स दे दी। तो भारतीय नौसेना का यानी इंडियन नेवी का दोस्तों INS कोरा और INS सुमेधा इसमें शामिल हुआ था। ठीक है, INS का मतलब इंडियन नेवल से। और वहीं बांग्लादेश की तरफ से BNS हैदर अली हैदर और BNS अबू उबैदा, ये दोनों गश्ती विमान यानी पेट्रोलियम जो जहाज हैं वो गए थे। BNS का मतलब बांग्लादेश नेवल से। क्लियर है बिल्कुल? चलिए, तो ये तो थे दोस्तों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अच्छा, आप ये बिल्कुल भी मत चिंता कीजिए कि 10 क्वेश्चन अगर पढ़ाए जाते हैं तो आपका कोई क्वेश्चन छूट रहा होगा, बिल्कुल नहीं। आप किसी भी एग्जाम को उठा करके देख लोगे, आपको हमारी वीडियो से एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं डे बाय डे बता सकता हूँ। आप कोई क्वेश्चन पूछा करो, मैं आपको तारीख सहित बता दिया करूंगा कि कब के दिन में ये पढ़ाया गया था आपको। टॉप 10 मतलब टॉप 10 होता है सिर्फ इम्पोर्टेंट, और अगर देखा जाए तो एक्चुअल में केवल 10 ही क्वेश्चन होते हैं। कभी कभी 11-12 क्वेश्चन आ जाते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। ठीक है, हर दिन से अगर 10 क्वेश्चन पढ़ते हो तो ये इनफ है। महीने भर से 300 क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। ओके, क्वेश्चन ऑफ द डे में हम लोग पहले लास्ट डे का क्वेश्चन देख लेते हैं। कल के दिन जो मैंने आपसे पूछा था, स्काई रूट एयरोस्पेस का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये हैदराबाद में स्थित है दोस्तों। भारत का एक स्पेस एजेंसी है और वो भी प्राइवेट। भारतीय एयरटेल के संस्थापक कौन है? सुनील भारती मित्तल। गोपाल विट्ठल को एक बार फिर से CEO बनाया गया है। आज आपके लिए क्या क्वेश्चन? आज आपके लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। भारत में किस देश से सबसे ज्यादा FDI आता है? बताओ,
कमेंट करके। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, चारों में किसी न किसी का कोई न कोई है अध्यक्ष। तो किसी न किसी संस्था का, ऑर्गेनाइजेशन का है, तो आप सभी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी बताएंगे। एमजेटी ऐप पर जाइए, इसकी क्विज भी सॉल्व कर लीजिए, इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिए, मॉक टेस्ट वगैरह भी आता रहता है। हमारी ई बुक मिल जाएगी यहाँ पर और वीडियो कोर्सेज मिल जाएंगे, इनको आप ले सकते हैं। सीबीटी 2 में अगर आप चाहते हो बेहतर स्कोर करना, अब से भी आपके पास मौका है, अभी भी टाइम है। जीएस में अगर आप अच्छा खासा स्कोर कर ले जाते हो, छोटी छोटी वीडियोज के माध्यम से 15-15, 20-20 मिनट की वीडियोज के माध्यम से एक कोर्स डिजाइन किया गया है, जिससे कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयार कर सको। और अभी के लिए 40% का डिस्काउंट है, तो जाइए एमजेटी ऐप पर और पता कीजिए इस कोर्स के बारे में। अगर आपको कोई डाउट हो तो जगह जगह व्हाट्सएप का आइकॉन दिखेगा, टच कीजिएगा, पहुंचेगा मेरे पास और पूछ लीजिएगा इस कोर्स के बारे में। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।